अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज जो टॉपिक हमें स्टडी करेंगे वो है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोस मीन्स शुगर एंड लिसिस मीन ब्रेक डाउन। तो ग्लाइकोलिसिस के अंदर हम ब्रेक डाउन ऑफ शुगर पढ़ते हैं कि किस तरह से ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। अच्छा, ये हमारे पास साइटोसोल के अंदर परफॉर्म हो रही होती है सेल के। सबसे पहले इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं अगर हम मेडिकल के स्टूडेंट हैं, बट अगर आप एफएससी के स्टूडेंट हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। और उसको याद करने के लिए एक स्मॉल सी निमोनिक है। आप इसे याद कर सकते हैं हाई फैट के मैक या फिर हाई फिक्स्ड एसिड डिस्पोजल नॉलेज मैक, किसी भी तरह आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास इसके अंदर टोटल 10 स्टेप होते हैं। जो 5 स्टेप इनिशियली होते हैं उसके अंदर हमारे पास हमें एनर्जी देनी होती है, तो उसे हम कहते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़। और जो बाकी के 5 स्टेप होते हैं उसे हम कहते हैं एनर्जी यील्डिंग फेज़, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास एनर्जी मिल रही होती है हमें। तो सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोज होता है जो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के अंदर। तो सबसे पहला एंजाइम जो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है वो होता है हेक्सोकाइनेस। ठीक है बच्चों, अब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट के अंदर। वो एंजाइम जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है उसे हम कहते हैं आइसोमेरेज। ठीक है बच्चों, आइसोमेरेज। अब फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट हमारे पास कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट के अंदर। ठीक है बच्चों, जो एंजाइम फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करता है उसे हम कहते हैं फ्रक्टोज काइनेज। फ्रक्टोज काइनेज। ठीक है बच्चों, फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट अब हमारे पास कन्वर्ट होता है 2 ट्राई शुगर के अंदर। एक होती है हमारे पास ड्राई हाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है बच्चों, जो कि एक कीटोन है 3 कार्बन शुगर, एंड द अदर वन इज ग्लाइसरडिहाइड थ्री फॉस्फेट। ठीक है बच्चों, ये भी एक 3 कार्बन शुगर है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या होता है ग्लाइसरडिहाइड 3-फॉस्फेट एक एल्डिहाइड है। अब ये ग्लाइसरडिहाइड 3-फॉस्फेट हमारे पास कन्वर्ट होता है 1,3-बिस फॉस्फोग्लाइसरेट में। अच्छा, जब फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट कन्वर्ट हुआ इन दोनों के अंदर, तो जो एंजाइम यहाँ पर यूज़ होता है बच्चों उसे हम कहते हैं एल्डोलेज। और आगे से हमारे पास 2 कंपाउंड जो बने डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लाइसरडिहाइड 3-फॉस्फेट। बेसिकली ये जो है हमारे पास ये रिवर्सिबल होता है, ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं एंजाइम आइसोमेरेज के ज़रिए। ठीक है बच्चों। अच्छा, इन दोनों में से कोई भी साइट अगर हम आगे लेके चलेंगे तो एंड प्रोडक्ट हमारे पास पायरुवेट ही बनेगा, इसलिए मैं ग्लाइसरडिहाइड 3-फॉस्फेट को आगे लेके चली थी। ग्लाइसरडिहाइड 3-फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट के अंदर। यहाँ पे देखें 3-फॉस्फेट थे, यहाँ बिसफॉस्फेट हो गए, यानी कि एक फॉस्फेट यहाँ पे रिलीज़ होता है। और बच्चों यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ATP फॉर्म होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कन्वर्ट होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। यहाँ से एक फॉस्फेट रिलीज़ होता है और ये इसको मिलकर ATP बनाता है। ठीक है बच्चों, अब जो एंजाइम ग्लाइसरडिहाइड 3-फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट के अंदर, बच्चों वो एंजाइम कौन सा होगा? हाई FA हो गया ना, अब डी हाइड्रोजिनेस। उस एंजाइम को हम कहते हैं डी हाइड्रोजिनेस। ठीक है बच्चों,
अब 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइस्रेट हमारे पास कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लाइस्रेट के अंदर, 3-फॉस्फोग्लाइस्रेट के अंदर, और एंजाइम यूज़ होता है यहाँ पर काइनेज। एंजाइम यहाँ पे यूज़ होता है हमारे पास काइनेज। अब 3-फॉस्फोग्लाइस्रेट कन्वर्ट होता है हमारे पास 2-फॉस्फोग्लाइस्रेट के अंदर, के भी हो गया। अब हमारे पास एंजाइम यूज़ होगा एम से म्यूटेज। अब 2-फॉस्फोग्लाइस्रेट हमारे पास कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर, फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर। 2-फॉस्फोग्लाइस्रेट जब फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होता है तो एंजाइम यूज़ होता है ई से इनोलेज। फॉस्फोइनोल पायरुवेट एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है, तो ये इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट के अंदर, और यहाँ पे एंजाइम यूज़ होता है के से काइनेज। ठीक है बच्चों, एक एटीपी हमारे पास यहाँ पे बनता है 3-फॉस्फेट के बाद 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइस्रेट पर, और एक एटीपी हमारे पास यहाँ पे बनता है जब हमारे पास फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होता है, तो एडीपी से हमारे पास यहाँ पे एटीपी बनता है। ये तो हमारे पास 2 एटीपी फॉर्म हो गए। मैंने कहा था कि जो स्टार्टिंग के 5 स्टेप होते हैं वो होते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, वहाँ पे आपको एनर्जी खुद से देनी पड़ती है। तो किस किस स्टेप में हम एनर्जी देते हैं बच्चों? सबसे पहले तो ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे हम एक एटीपी यूज़ करते हैं, इस स्टेप में हम एक एनर्जी देते हैं। ठीक है, एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर। और सेकेंड जब फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो एक एटीपी यहाँ पर यूटिलाइज होता है। अच्छा जी, 1 2 3 4 5 यहाँ तक हमारे पास कौन सा फेज़ है? एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया? एनर्जी को इन्वेस्ट किया। यहाँ पर हमने एनर्जी को क्या किया बच्चों? इन्वेस्ट किया। और जो नीचे के 5 स्टेप हैं फर्दर, यहाँ से लेके एंड तक, ये हमारे पास कहलाते हैं एनर्जी यील्डिंग फेस, या फिर एनर्जी जनरेट हुई जहाँ पर हमें एनर्जी मिली। ऐसे ही है। तो ग्लाइकोलिसिस में बेटा हमारे पास कितने एटीपी टोटल बनते हैं? 1 2 3 4 एटीपी बनते हैं टोटल, जिसमें से 2 यूटिलाइज हो जाते हैं, तो नेट एटीपी हमारे पास होते हैं 2, अगर तो ये एनारोबिक है। अब ग्लाइकोलिसिस भी हमारे पास 2 तरह से होती है, एक हमारे पास होती है एरोबिक ग्लाइकोलिसिस और एक होती है हमारे पास एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। एरोबिक ग्लाइकोलिसिस हमारे पास ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, जिसमें ऑक्सीजन हो। ठीक है बच्चों, जबकि एनारोबिक रिस्पिरेशन हमारे पास ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। जो एरोबिक ग्लाइकोलिसिस होती है उसके अंदर हमारे पास टोटल 10 एटीपीस बनते हैं। एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास टोटल 10 एटीपी बनते हैं। 10 एटीपी कैसे बनते हैं हमारे पास एरोबिक ग्लाइकोलिसिस के अंदर? सबसे पहले तो इसमें 2 NADH फॉर्म होते हैं इस स्टेप पर, एक NADH ये लोग फॉर्म करते हैं, तो यहाँ पर 2 NADH फॉर्म होते हैं, और एक NADH हमारे पास 3 ATP बनाता है। कितने ATP बनाता है? 3 ATP। 2 NADH हैं तो 3 2 जा 6 ATP बनते हैं। तो हमारे पास एक तो 2 NADH फॉर्म होते हैं, दूसरा हमारे पास 4 ATP, 1 2 3 4 4 ATP हैं टोटल। तो ये कितने हो गए? 10। ये कितने हो गए? 10। टोटल 10 ATP हो गए। 3 2 जा 6 6 और 4 10, जिसमें से 2 ATP हमारे पास यूटिलाइज हो जाते हैं, और नेट ATP एरोबिक ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमारे पास बनते हैं 8। नेट ATP कितने बनते हैं? 8 ATP एरोबिक ग्लाइकोलिसिस के अंदर। बट एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमारे पास क्या होता है बच्चों? एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस के अंदर रिस्पिरेटरी चेंज होती है ना, वो शट डाउन हो जाती है।
जिसकी वजह से जो 2 NADH होते हैं ना, जो NADH होते हैं वो ATP प्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं अपने H को पायरुवेट को डोनेट कर देते हैं और वो रिड्यूस होकर लैक्टेट बना देता है। एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमारे पास पायरुवेट जो है ना फर्दर आगे जाके क्या बनाता है, लैक्टेट, जबकि एरोबिक ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमारे पास क्या होता है, पायरुवेट बनता है। ठीक है, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस के अंदर टोटल बनते हैं 4 ATP, सही है, जिसमें से 2 ATP क्या हो जाते हैं, यूटिलाइज, और 2 ATP हमारे पास क्या होते हैं, बच जाते हैं। ठीक है, और एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में टोटल होते हैं 10 ATP, जिसमें 2 NADH होते हैं और 4 ATP होते हैं। तो एक NADH 3 ATP बनाता है, तो 2 NADH ने 6 ATP बनाए, 6 + 4 10, लेकिन 2 ATP क्योंकि यूटिलाइज हो गए इसलिए रह गए 8 ATP। तो नेट ATP हमारे पास एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में 8 रह जाते हैं। देखिए हमारे पास कम्प्लीटली ग्लाइकोलिसिस, जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, कितने ATPs बनते हैं और कितनी टाइप्स की ये होती है और कौन कौन से एंजाइम यूज़ होते हैं इसमें। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।